नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं ऋतुराज पांडे जी, जो कि बिहार विधानसभा कल्याणपुर 16 से निर्दलीय उम्मीदवार भी रह चुके हैं। तो आइए बात करते हैं ऋतुराज पांडे जी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है लोकबात में। नमस्कार। लोकबात चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और आगे पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। जब मैं एक डिसीजन लिया, मैं सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैं अपना जो मेरा क्रम क्षेत्र था, क्रम भूमि था, कल्याणपुर विधानसभा जो बिहार में आता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, फिर मैं वहीं से सोचा, डिसाइड किया कि मुझे वहाँ से चुनाव लड़ना है। ऑलरेडी मेरा वहाँ बिजनेस भी है, मेरा वहाँ सिनेमा हॉल भी है, मैं बता दूँ आपको। बहुत ही अच्छा रहा। और मैं आज से करीब जुलाई में मैं सोचा था कि मैं चुनाव की तैयारी करता हूँ। और सबसे पहले मैं सोचा कि मैं घर घर जाऊँगा और सारे लोगों से मिलूँगा और आशीर्वाद लूँगा, क्योंकि पहला अनुभव था कि मैं आशीर्वाद लूँ, लोगों का दुख दर्द जानूँ। इसके लिए मैं घर घर घूमना शुरू किया। और बता दूँगा आपको कि पूरे कल्याणपुर विधानसभा में लगभग 34 पंचायत है और 187 गांव है, 187 विलेज हैं पूरे में। 187 गांव के अंदर भी बहुत सारे टोला हैं, छोटे छोटे जो कस्बा होते हैं। तो मेरी जो इच्छा था, मेरा जो सोच था कि मैं सभी गांव में जाऊंगा और हर एक घर पे जाऊंगा, हर एक लोगों से मिलूंगा, उसको मैंने पूरा किया। लास्ट में कुछ ऐसा गांव बाकी भी रह गया, जो बाकी रह गया उससे मैं, उस गांव के लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो मुझे आशीर्वाद, जो मुझे प्यार, जो मुझे स्नेह मिला, उसको मैं नहीं भूल सकता। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब आप पूछ रहे अनुभव। चुनाव में क्या होता है कि जीत हार की बात होती है। जो चुनाव हम लड़ते हैं, तो चुनाव में मेन मकसद होता है या तो हम जीतें या हारें, लेकिन दोनों के बीच में भी एक पहलू होता है, जो जनता के दर्द को जानना, जनता के करीब जाना। जीत हार ठीक है, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता चुनाव हारे नहीं हैं। इसलिए बता दूं कि हम लोगों को जो आशीर्वाद मिला है, हम लोगों को जो प्यार मिला है, जो स्नेह मिला, वो काबिल तारीफ़ है। जनता ने बहुत इज्जत दिया है। और हाँ, अगली बार यही जनता, आपको मैं बता रहा हूं कि अगला भी जब आप इंटरव्यू लेंगे, आने वाले समय में जब चुनाव होगा, तो यही जनता मुझे सम्मान देगी। और आज मैं आशीर्वाद मुझे दिया है, यही जनता कल मुझे वोट देकर जिताएगी भी। सर, मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि आपका द सिनेमा हॉल भी है और आपका एक एनजीओ भी है, अनमोल प्रयास, जिसके माध्यम से आप हर यथासंभव जितनी मदद हो सकती है गरीबों की और सबकी मदद भी करते हैं। तो आपको राजनीति में आने की कहाँ से प्रेरणा मिली, या फिर किन वजह से आप राजनीति में आए? कि राजनीति एक बहुत खूबसूरत पहल है। जहाँ तक प्रेरणा की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी किसी को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति एक ऐसा है कि जहाँ पर आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो पंचायत के लिए हो, गांव के लिए हो या शहर के लिए हो। आपको किसी भी चीज़ को काम करने के लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में आने से अगर आप अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं तो आपको पावर मिलता है। जब पावर मिलेगा तब आप काम कर सकते हैं। आपने पूछा कि मेरा सिनेमा हॉल है, आपने पूछा कि मेरा एनजीओ है। मेरा एनजीओ अपना अनमोल प्रयास के नाम से है, जो ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर्ड है। और उसके थ्रू मैं भी कोरोना में भी मैंने बहुत सारा हेल्प किया। इसके पहले भी, आज भी, अगर कहीं किसी गरीब को दिक्कत होता है, किसी को शादी करानी है या बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हम लोग मदद करते रहते हैं। जहाँ तक सिनेमा हॉल का बात है, तो मैं बताऊँ कि कल्याणपुर मेरा कर्म भूमि है। वहाँ पर आज से करीब 2014 या 15 की बात है कि मैं जा रहा था, तो हमारे एक मित्र हैं राजेश जी, उन्होंने बोला कि भैया इस जगह पे कुछ किया जाए। अब मैं बता दूं कि मैं थोड़ा सा फिल्म लाइन से भी, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। हम लोग मुंबई में भी हम लोगों का बिजनेस है, पटना में भी है। तो हुआ कि भाई कुछ किया जाए, तो उन्होंने बोला कि भैया कि यहाँ सिनेमा हॉल खोलते हैं। बोला कि अच्छी बात है। फिर हमने जगह देखा। हमने कल्याणपुर में जो जगह देखा, कभी आपके चैनल को, आपके टीम को जाने का मौका मिलेगा तो पता चलेगा कि हमने उस जगह को बिल्कुल ही अब विकसित जगह पे मैंने बनाया, जहाँ पर वहाँ कुछ भी नहीं था, गांव था, गांव भी नहीं था। मैं बताऊं कि वहाँ पर
चेंवर जो बोलते हैं ना, गांव में चेंवर टाइप का बोलते हैं, जहाँ पर लोग मरने के बाद लोगों को अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसा जगह था। मैं वहाँ गया और उस जगह को मैंने चुना अपने सिनेमा हॉल के लिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि भाई ये पांडे जी क्या कर रहे हैं, यहाँ सिनेमा हॉल चलेगा क्या? सिनेमा हॉल तो रोड पे होना चाहिए। मैं बता दूं कि हम लोग घूमते रहते हैं, पटना हुआ, मुंबई हुआ, देश विदेश भी हम लोग टूर करते हैं, तो हमको मालूम है कि किसी भी शहर का या किसी भी गांव का विकास आप कैसे कर सकते हैं। जहां ऑलरेडी सफाई है वहां सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़रूरत वहां पड़ती है जहां गंदगी है। तो मैंने इसलिए उस जगह को चुना कि अगर मैं यहाँ पर सिनेमा हॉल खोलूँगा तो इस क्षेत्र का, उस पार्टिकुलर जगह का विकास होगा और वो विकास धीरे 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 आगे बढ़ेगा, तो आने वाले जो समय में उस आने वाले एरिया का भी विकास होगा। तो मैंने वहाँ सिनेमा बनाया धीरे धीरे। जब मैं लिया था तो जो ज़मीन बहुत ही सस्ते में मैंने लिया था। आज देखिए सिनेमा हॉल मेरा बना, मैंने फुल एसी सिनेमा बनाया और सिनेमा हॉल चला, बहुत अच्छा चला। धीरे धीरे जो ज़मीन, आपको मैं बता दूं कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए कट्ठा भी मतलब कोई नहीं लेता था, आज वो ज़मीन 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ज़मीन हो गया, उस रेट हो गया। तो इससे क्या हुआ, विकास हुआ। अगर मैं रोड पे ही सिनेमा हॉल बना लेता तो ऑलरेडी रोड तो विकास था, उस पर मैं कोई बड़ा काम तो करता नहीं। तो मेरी सोच थी कि भाई कैसे मैं किसी चीज़ का विकास कर सकता हूँ। इसको देखते हुए मैंने वहाँ उसी जगह को चुना और इससे विकास किया। उसी वक्त से मेरा जो, आपको मैं बताऊँ कि मेरा प्रेम कहें, उस कल्याणपुर विधानसभा 16 से मेरा लगाव कहें, लगाव हो चुका। मुझे लगता है कुछ करना है यहाँ के लिए। वैसे जस्ट उसके बगल में ही मेरा गांव है, जिसको गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ मेरा पुश्तैनी घर है। लेकिन मैंने इसी जगह को चुना क्योंकि यहाँ मैं जब भी जाता हूँ तो यहाँ मुझे एक अलग सा वाइब्रेशन मिलता है, बहुत खूबसूरत लगता है कि कल्याणपुर को मैं बहुत आगे बढ़ा सकता हूँ। इसको देखते हुए मैंने सोचा कि मैं चुनाव मैं यहीं से लड़ूँगा। जी जी सर, मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि बिहार में क्या वजह है या फिर यूँ कहें कि क्या कारण है जिसकी वजह से किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और पूर्ण मतलब अपना सरकार नहीं बना सकी कोई भी एक पार्टी? बिहार की जनता बहुत चालाक है। जहाँ तक मैंने देखा, मैं जब चुनाव लड़ा हूँ तो मैं तो बिहार की जनता को मैं तो सलाम करना चाहूँगा कि बहुत चालाक है, बहुत दूर की सोचती है। आज आप सोचिए कि वहाँ पर अब की बार चुनाव में मेन गठबंधन और महागठबंधन 2 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। गठबंधन में हमारे साथ एनडीए थे। एनडीए में आप मान के चलो कि बीजेपी हो गए, नीतीश की पार्टी हो गई, और भी 2-3 मांझी जी हो गए और मुकेश जी हो गए। और महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी था, और भी 2-4 छोटी छोटी पार्टियाँ थी। लेकिन वहाँ की जनता को मैं खुद इस तक समझ नहीं पाया। मैं बोला कि बहुत चालाक है, वहाँ की जनता बहुत चालाक है, उनको जो अच्छा लगता है वही करती है। लेकिन हाँ, किसी भी सरकार को चलाने के लिए मैं वहाँ की जनता से ज़रूर निवेदन करूँगा कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए एक पार्टी को बहुमत मिलना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि वहाँ का दशा और दिशा दोनों सुधरता है। लेकिन इसके पीछे कुछ और ही कारण है, जैसे कि बिहार बहुत आगे होने के बाद भी बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ सबसे अधिक चुनाव के समय मैंने देखा कि जाति समीकरण आ जाता है, और साथ में लोग कैंडिडेट को कम देखते हैं, पार्टी को अधिक देखते हैं। इसके लिए मैं जनता को, बिहार की जनता से मैं फिर निवेदन करूंगा कि भाई आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कम से कम आप जो भी उम्मीदवार है, उम्मीदवार को देखें कि उम्मीदवार आपका सेवा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, जिसके चलते आज हम बहुत पिछड़े हुए हैं। चालाक जनता है लेकिन बिहार पिछड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जब भी मेरा देश आज़ाद हुआ था, उसके कुछ सालों बाद अलग अलग बिहार में, भारत में स्टेट बने। जब महाराष्ट्र का निर्माण हुआ होगा, दिल्ली हुआ होगा, पंजाब हुआ, बंगाल हुआ, बिहार भी हुआ, गुजरात भी हुआ। आखिर में क्या ऐसे कारण रह गया कि हर एक स्टेट बहुत आगे चले गए और बिहार आज भी वहीं का वहीं है? क्या कारण है कि कोई भी कंपनियां बिहार में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती हैं? अब इसमें हम नेता का दोष दें या जनता का दोष दें, अभी तो मैं भी इस चीज़ को नहीं समझ पाया हूँ। मुझे भी समझने में भी समय लगेगा, क्योंकि अभी देखते हैं आगे क्या क्या करती है जनता वहाँ की। सर, मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि बिहार में विकास के लिए किन किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि काम करने की आवश्यकता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, बिहार, पूरे भारत में हमारे बिहार के लोग काम करते हैं। पूरे भारत में आप गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, पंजाब सभी जगह जाते हैं,
लेकिन बिहार से बाहर उनको इज्जत नहीं मिलता है। ये भी बहुत बड़ा कटु सच है कि उनको बिहार से बाहर उनको दूसरे ढंग से देखा जाता है। लेकिन इस मुद्दा पर, इस विषय पर आज तक कोई भी नेता काम नहीं किया। आज सोचिए कि कांग्रेस 2090 में कांग्रेस की सरकार गई और माननीय श्री लल्लू जी आए, उन्होंने 15 साल हमारे बिहार में राज किया। मुझे नहीं लग रहा है कि 15 साल में उन्होंने कोई भी ऐसा कंपनी या कोई भी ऐसा फैक्ट्री कुछ ऐसा खोला हो या बिहार के जनता को, बिहार की युवा को रोज़गार देने की कोशिश किया हो, या उनको बोला हो कि भैया आप रुको, बाहर मत जाओ, मैं आपको दूंगा। उसके बाद 15 साल हमारे नीतीश जी भी काम किए, ये भी सेम रहा। रीजन है, ऐसा नहीं कि बिहार में किसी चीज़ की कमी है। बिहार बहुत खूबसूरत प्रदेश है, सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन कमी कहाँ पे है? हमारे राजनेताओं की है। कोई भी राजनेता नहीं चाहता है कि हमारा विकास, हमसे पूछिए तो, कि कोई भी राजनेता नहीं चाहता है कि हमारा विकास हो। जब तक राजनेता 5 किलो चावल, 5 किलो आटा या फिर हमारी जनता को छोटी छोटी बातों पे भटकाते रहेंगे, तब तक विकास नहीं होगा। हमको लॉन्ग टर्म सोचना होगा कि भाई बिहार में ऐसा क्या करें। बिहार में क्यों, गुजरात में जब फैक्ट्रियां लग सकती हैं, महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां लग सकती हैं, बंगाल में लग सकती हैं, तो बिहार में क्यों नहीं लग सकती हैं? सब कुछ है बिहार में, लाइट भी 24 घंटा है, सड़कें भी बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं तो अभी जो भी सरकार बनी है, हमारे जो माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि ये जो 5 साल है आप ऐसा करें कि बिहार की युवक बाहर न जाएं, बिहार की युवक को यहीं पर काम मिले। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा, आपने देखा, जो दर्द था वो दर्द शायद आने वाले 100 साल तक हम लोग नहीं भूल सकते हैं। तो बहुत आवश्यकता है, हर एक चीज़ की आवश्यकता है। बिहार में एजुकेशन भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और बिहार में जो हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य का जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं घूम कर देखा हूँ, सरकारी चीज़ों पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकारी स्कूल तो हैं, लेकिन स्कूल को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे स्कूल को साफ़ सुथरा रखा जाए, बच्चों को कैसे ध्यान दिया जाए, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सब प्राइवेट में चले जाते हैं। आपको बता दें कि हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है, हम लोग स्कूल में जाते थे, तो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। आज से 20-25 साल पहले प्राइवेट स्कूलों का उतना बड़ा मतलब प्रचलन में नहीं था प्राइवेट स्कूल। लेकिन अब भी ऐसा आ गया कि एक तूफान सा आ गया है, जिसको देखो भाई मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? क्या बिहार गवर्नमेंट उन शिक्षक को सैलरी या पैसा नहीं देता है? देता है, लेकिन सिर्फ पैसा देता है। वो संस्था, वो स्कूल कैसे चलेगा, इस पर उनका ध्यान नहीं होता है। सेम थिंग हॉस्पिटल का है। आप चले जाएं, बहुत बड़ा बिजनेस का हब बन चुका है हॉस्पिटल। डॉक्टरों को देखिए, हॉस्पिटल यहाँ पर है, इसके सामने प्राइवेट हॉस्पिटलों की लाइन लगी पड़ी है, नर्सिंग होमों की लाइन लगी पड़ी है। हम बोलते हैं क्यों? आज मुझे सिनेमा हॉल का लाइसेंस लेना होता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो सरकार बोलती है कि भाई शहर से 300 या 500 मीटर की दूरी पे आपको लाइसेंस मिलेगा। तो जब सरकारी हॉस्पिटल है तो उसके आप सामने कैसे किसी को लाइसेंस देते हो कि आप नर्सिंग होम खोल लो? यानी कि आपका जो सिस्टम है वो भ्रष्ट है या बिगड़ा हुआ है, आप उसको सुधारो ना। तो ये सब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति और राजनेताओं के कारण दब गया है। इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा। इस आवाज़ को उठाने के लिए मैं बिहार की युवक से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो मुद्दा है उस पर आएँ, बहुत ऐसे भड़काने वाली बातों से आगे निकलें, और जो ज़रूरी मुद्दा है कि आने वाला पीढ़ी कैसे सुधरेगा, उनको कैसे उचित शिक्षा मिलेगा, वो बिहार से बाहर न जाएं, उनको बिहार से बाहर जाकर गलत शब्दों को न सुनना पड़े, इसके लिए वो आगे बात करें। और जो भी सरकार बनी है, सरकार को भी इस पर विचार करना पड़ेगा। सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया सारी चीज़ें कि किस तरीके से हमें बिहार में क्या क्या काम करने चाहिए ताकि बिहार का विकास सही मायने में हो सके। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि अगर अगली बार आप दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर दोबारा से आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं कि पार्टी जनता बनाती है, कोई भी पार्टी जनता को नहीं बनाती है। लेकिन हाँ, पार्टी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और है, रहेगा। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में पार्टियों का एक महत्व होता है, वो रहेगा। मैंने चुनाव लड़के देखा निर्दलीय से। मैं जब चुनाव लड़ने गया तो मैंने सिर्फ जनता से आशीर्वाद मांगा था,
और जनता ने मुझे आशीर्वाद बहुत दिया। मैंने पहले भी बताया आपको कि जनता ने मुझे ढेरों सारा आशीर्वाद दिया। आज भी सुबह से शाम तक इतने सारे फ़ोन आते हैं कि सर आप किधर हैं, अब मेरे पास आ जाइए, ये शादी है, ये XYZ, बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत खुश होता हूँ कि भाई देखिए मैं घूमा, हार जीत अपने जगह पे है, जो इज्जत है वो मुझे मिल रहा है। लेकिन आपने बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस किया है कि पार्टी से आएंगे या निर्दलीय आएंगे। कौन नहीं चाहता है कि पार्टी से आए, लेकिन पार्टी किस पार्टी से आएंगे इस पर विचार करेंगे। वो क्या होता है ना कि जब तक अपना मन नहीं मिलेगा उस पार्टी से, तब तक हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। पहले भी मैं पार्टी से आ सकता था, एक नहीं मेरे पास 50 पार्टियों का फ़ोन आया था उस वक्त। हर एक पार्टी का, गठबंधन और महागठबंधन को छोड़ दें, क्योंकि मैंने अप्रोच किया ना उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। उसके अलावा जितनी छोटी पार्टियां थीं सबका आया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जाएंगे पहले निर्दलीय लड़ते हैं, देखते हैं कि वहाँ की जनता का सोच क्या है। मेरा सोच तो फिक्स था कि मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन जनता मेरे लिए क्या सोचती है ये मुझे देखना था। आने वाली जो पीढ़ी होगी, हमारे जैसा जो भी युवक होंगे या जो भी नेता आएंगे, उनके लिए जनता का क्या सोच रहेगा ये देखना है। लेकिन वहाँ पर पार्टियों का बहुत बड़ा महत्व है और मैं आने वाले समय में पार्टी ज्वाइन करूँगा, और ज्वाइन करूँगा तो आपको बताऊँगा। बहुत जल्द पार्टी ज्वाइन करूँगा, मेरे दिमाग में है, लेकिन जब तक मैं ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक मैं उसको ओपन नहीं करूँगा। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ खास मुलाकात में निर्दलीय उम्मीदवार रह चुके ऋतुराज पांडे जी थे, जो कि 16 कल्याणपुर विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके थे। और इन्होंने बखूबी मतलब बिहार के बारे में जिस तरीके से इन्होंने बताया कि किन किन क्षेत्रों में सही मायने में काम करने की ज़रूरत है और क्यों आज भी हमारा बिहार जो है वो पिछड़ा हुआ है, ये भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो कहीं ना कहीं युवाओं को आज एक सोचने के लिए इन्होंने मजबूर किया है कि युवाओं को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महत्व अगर किसी देश को विकसित बनाने के लिए होता है वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं का होता है। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया है कि जो जाति और धर्म की बातें हैं उससे ऊपर उठ के विकास के लिए अपना जो मत है उसका इस्तेमाल किया करें और अपना जो विकास है उसके मुद्दों पर ध्यान दें, ना कि किसी के बहकावे में आए और किसी की बातों में आए। तो इसी के साथ आप देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।